सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जब किसी इंसान के पास दलील देने के लिए कुछ नहीं होता तो आपने अक्सर महसूस किया होगा वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपनी आवाज़ को ऊँचा कर लेता है, ख़ासतौर पर सामने बैठे इंसान से ज़्यादा ऊँचा कर लेता है और दलील के साथ जवाब देने वाले को दबाने की कोशिश करता है। अब ऐसे शख्स को या तो हारा हुआ कहा जा सकता है या फिर ऐसे शख्स को एहसास कमतरी का शिकार भी करार दिया जा सकता है। वो लोग जो ख़ुद को सबसे आला और दूसरों से बरतर समझते हैं, उन्हें लगता है कि वो जिस चीज़ पर उंगली रखेंगे वो चीज़ उनके इशारों पर नाचने लग जाएगी। उनकी ज़बान से निकाली गई बात तो दूर, उनके इशारे करते ही दुनिया उनके कदमों में आ गिरेगी। लेकिन वक्त, कहते हैं वक्त बड़ा जालिम होता है। जब वक्त साथ देने की बजाय हाथ कर जाए और ख़ुद को आला और बरतर समझने वालों का बुरा वक्त शुरू हो जाए तो ऐसे लोगों की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो जाती है। अपनी ही तख्लीक की हुई दुनिया में ख़ुद को बादशाह समझने वाले अपनी नाकामी की सूरत में जो मलबा है वो दूसरों पर गिराते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, शोर मचाते हैं, ना जाने क्या क्या कुछ नहीं करते हैं और आखिर अपने अना, गुरूर और तकब्बुर के बुत तले दबकर खुद ही माजी का किस्सा बन जाते हैं। हिस्ट्री। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। यहाँ भी इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। वो इत्तेहाद जो बड़े बड़े दावे करता था, बुलंदो बाग दावे, इतने दावों के साथ बना था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसने हुकूमत को तिनकों की तरह उड़ा कर रख देना था और ख़ुद तिनके से भी हल्का हो गया आज। बल्कि कह रहे हैं कि डूबते हुए किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। अब समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पीडीएम की। पीडीएम, इसके साथ इत्तेहाद का लफ्ज़ तो निकाल ही देना चाहिए क्योंकि इत्तेहाद तो है ही नहीं, तो खाली पीडीएम कह दें, जिसकी एक बड़ी जमात जो ख़ुद को शेर कहती है, शेर, अब उसके शेर खंबा नोच रहे हैं और करप्शन खुद की है। तनकीद का निशाना रियासती इदारों को बना रहे हैं, सियासी इंतकाम की आड़ में छुपना चाह रहे हैं। वैसे शेर कभी छुपता है? शेर तो बड़ा बहादुर होता है। अच्छा, मुलाहिज़ा कीजिए नाज़रीन कि पहले जरदारी साहब ने इनडायरेक्टली नून लीग और जेयूआई को डांट पिलाकर खामोश करवा दिया। नून लीग और जेयूआई को डांट पिलाई बकायदा और साफ साफ क्या कह दिया कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें, हमें डिक्टेशन ना दें, आपकी डिक्टेशन नहीं चलेगी। फिर रही सही कसर पीपल्स पार्टी की सीसी के जो इजलास हुआ था उसने पूरी कर दी। जब ज़राए से खबर सामने आई कि पीपल्स पार्टी के अरकान ने असम्बली से इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च को नून लीग के कायद की वापसी से मशरूत कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून को आप कह लें कि एक के बाद एक बड़ा धचका लग रहा है और एक के बाद एक नाकामी का दुख सहना पड़ रहा है, गम सहना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने बचाव के लिए बड़ी चालाकी का मुजाहरा करते हुए अपने बचाव के लिए जो उम्मीद का एक दरख्त उगाया था उस पर एक ही पत्ता था जो नून लीग को तमाम बहरानों से निकाल सकता था और वो था पीपल्स पार्टी का पत्ता, तीर वालों का पत्ता। लेकिन ज़ाती मुफादात की सियासत और मुल्क दुश्मन बयानिए की ख़ज़ा ने इस पत्ते को नून लीग की उम्मीद के दरख्त से गिरा दिया। अब नून लीग की उम्मीद का जो दरख्त है बिल्कुल खाली है। इसीलिए नून लीग ने मायूसी में अपनी नाकामी का गुस्सा दोबारा से, आपको पता है किस पर निकालना शुरू कर दिया, जिस पर हमेशा निकालते हैं, इदारों पर। यानी नाकाम खुद हैं, करतूतें अपनी हैं, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए इनको इदारे याद आ जाते हैं। तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं ये इदारों पर। और इसमें पहले से भी ज़्यादा ये जो तनकीद कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा शिद्दत आ गई है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि वो हारा हुआ इंसान, ये हारे हुए लोग हैं। मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं गुस्से से फटी जा रही हैं और अपनी नाकामियों, नाअहलियों और करप्शन की दास्तानें खुलने पर दूसरों पर इल्ज़ामात की वो छाड़ इन खातून ने शुरू कर दी है। और पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा ऐसे करती हैं। देखिए ज़रा, ये सुना आपने, जेयूआई जो अपनी पार्टी की आदत के झूठ बोलने से बाकायदा तंग है और इस वजह से इस जमात में जो मौजूद नज़रियाती लोग उन्होंने अपनी इस क़यादत से पीछा छुड़वा लिया। अब नया ग्रुप बन गया, आपको पता है नाजरीन। अब नून लीग को चाहिए क्या था?
चाहिए ये था कि वो JUI के अंजाम से कुछ सीखती, बल्कि इब्रत पकड़ लेती। और वैसे भी नून से शीन निकलने की बातें तो बहुत पहले से आप लोग सुन रहे होंगे, और जाहिर बात है कि नून लीग में भी कुछ नज़रियाती लोग हैं जो अपनी पार्टी की आदत के झूठ का बोझ अब नहीं उठा सकते। वो नज़रियाती लोग JUI के नज़रियाती रहनुमाओं की तरह आवाज़ उठा सकते हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई भी हैं जिनको नून लीग की क़यादत ने पार्टी से निकाल कर दबाना चाहा। और ये भी हकीकत है कि नून लीग के अपने ही शेर अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। इसलिए अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि नून लीग का झूठ पार्टी को मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार कर दे, और नून लीग अपनी जमात में इख्तिलाफ़ राय को दबाने की कोशिश करती है, तो फिर उसको शिकायत होनी नहीं चाहिए कि उसको दबाया जा रहा है। अपनी पार्टी का खुद गला दबाओगे अगर आप लोग, तो फिर अंजाम क्या होगा? क्या उम्मीद रखेंगे आप लोग? शेर वाली जमात खुद को दीवार के साथ खुद लगा रही है और इल्ज़ामात रियासती मशीनरी पर लगाकर खुद को कामयाब करार देने की कोशिश कर रही है। अब नून लीग की नायब सदर कहानी सुना रही हैं कि ख्वाजा आसिफ को किसी ने कहा कि वो पार्टी छोड़ दें वरना संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो करना है कर लें, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। फिर नून लीग की नायब सदर के बकौल ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि चले नून लीग के कायद के रियासत मुखालिफ बयानिए से ही पीछे हट जाएं, लेकिन ख्वाजा आसिफ इससे भी पीछे नहीं हटे। मुख्तसर ये कि नून लीग कहना ये चाह रही कि ख्वाजा आसिफ को ये बातें ना मानने पर गिरफ्तार किया गया, और ख्वाजा आसिफ ने भी नून लीग की नायब सदर की बात को ही दोहराया। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं ख्वाजा साहब। बात कुछ हज़म हो रही है नाजरीन? बात हज़म नहीं हो रही कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया किस लिए? कि उन्होंने अपने कायद की पार्टी नहीं छोड़ी और कायद के रियासत मुखालिफ नज़रिए को भी मजबूती से थामे रखा, बल्कि कह लें कि सीने से लगाए रखा। अब मज़े की बात क्या है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। इससे पहले शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। ऐसा ही है, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज अब भी जेल में हैं, और वो नून लीग की आला क़यादत के बयानिए से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। ये सबको पता है कि उनका बयानिया बहुत पहले से ही इन दोनों बाप बेटी से अलग है। तो ऐसे में लीगी रहनुमाओं के ज़बरदस्ती बयानियों को तब्दील करने की वजह से गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। और एक और बात, जो दीगर लीगी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, इसके बावजूद नून लीग की आला क़यादत अब भी वही ज़बान बोल रही है जो वो बोलना चाहती है। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई से नून लीग के बयानिए में तो कोई फ़र्क नहीं आया। और रही बात कि कोई कुव्वत नून लीग को तोड़ना चाहती है, तो अर्ज़ ये है कि नून लीग को रियासत मुखालिफ बयानिया खा रहा है और आगे भी खाता चला जाएगा। शीन तो रहा एक तरफ, इस बयानिए की वजह से पता नहीं नून से और क्या क्या निकल जाए, आने वाले दिनों में और क्या क्या निकल जाए। जब आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, खुद कुल्हाड़ी मारने पर आप लोग तुले हुए हैं, तो फिर भला किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपकी पार्टी तोड़े? आप तो खुद अपने लिए साजिशें कर रहे हैं, आप तो खुद अपने लिए नुकसान है, आप तो खुद अपने लिए नुकसान का सामान पैदा कर रहे हैं। किसी को क्या ज़रूरत है? आप खुद ही काफ़ी हैं अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ ये जो नायब सदर साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून की, क्या कहती हैं कि किसी ने ख्वाजा आसिफ पर दबाव डाला है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये किसी कौन है ये भी बता दें कभी। आप और आपके वालिद, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, तमाम लोग आपको जानते हैं, पूरी दुनिया आप लोगों को जो जानती है कि आप और आपके वालिद तो बड़े बड़े नाम लेने से नहीं डरते। नाम लेके कुछ भी कह देते हैं, कितना भी झूठ बोल देते हैं। फिर ये किसी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? कौन है ये किसी? बता दें खुल के कि कौन है ये किसी। झूठ की भी ना कोई हद होती है। अच्छा, शेख रशीद साहब भी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी और जो नून लीग के कायद की पासपोर्ट मनसूखी से मुतालिक इजहार ख्याल कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और नून लीग के झूठ को दरअसल वो बेनकाब कर रहे हैं। ज़रा देखिए कि शेख साहब क्या कहते हैं। कौमी असम्बली में अपने मुखालिफिन को क्या कहते थे? बच्चे कहा करते थे, क्योंकि ये खुद को बड़ा समझते थे, तो बाकी इनको बच्चे लगेंगे। और फिर नैब भी बड़ों को ही पकड़ती है। अगर आपने उस वक्त खुद को वक्त का बादशाह ना समझा होता तो शायद नैब आपको यूँ पकड़ कर ना लेकर जाती। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर क्या कहती हैं कि ख्वाजा आसिफ पर दबाव डाला गया, उन्होंने वो दबाव कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से आज नैब ने उनको धर लिया। शायद इनको पता नहीं कि केस है क्या, एसिड्स बियॉन्ड मीन्स केस है क्या। हालांकि इनसे बेहतर तो किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए। इन पर खुद भी केसेस चल रहे हैं, कहते हैं कि क्या केस है, कुछ भी नहीं है। भाई नून लीग को ये क्यों लगता है कि ये कुछ भी नहीं है?
ये बड़ा कुछ है, ये बड़ा घपला है, ये बड़ी करप्शन है। आमदन से ज़्यादा असासे बनाए जाएंगे तो फिर रियासती इदारे हरकत में आएंगे और ज़राए का तो पूछेंगे कि भाई कहाँ से आया था इतना पैसा, कैसे कमाया, कैसे बनाया, बता दो। और अगर वाकई आपने सही तरीके से कमाया हो, बनाया हो, तो फिर डर कैसा, परेशानी कैसे, बताएं जी ऐसे बनाया, ऐसे कमाया और ऐसे लगाया। सिंपल सी बात है। और जब कोई जवाब नहीं होगा तो फिर मुकदमा बनेगा और गिरफ्तारी भी होगी। और याद है आपको ख्वाजा आसिफ का अकामा भी निकला था और उस वक्त ये वफाकी वजीर थे। अब इनकी नीयत पर शक नहीं किया जाए तो फिर मेरे ख्याल से यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बिलावल की सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात करके मेरे ख्याल से नून लीग के सीने में मज़ीद आग लगा दी। और इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत अहम बात की कि नून लीग के कायद का पासपोर्ट जो है वो 16 फरवरी को मनसूख कर दिया जाएगा। अब इसके बाद तो नून लीग की नींदें उड़ गई हैं। इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है, रुसवाई क्या हो सकती है कि जिस मुल्क पर इन्होंने 3 बार हुकूमत की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, और अब हुकूमत पाकिस्तान इनके मुकदमात से फरारी और इश्तिहारी होने पर पासपोर्ट मनसूख करने जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन उसके लिए जो महसूस करे, जिसे शर्म आई ना, उसे तो पता है ना चले कि क्या हो रहा है। अच्छा, पासपोर्ट मनसूख होने पर सवाल ये उठता है कि नून लीग के कायद के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाएंगी। वो सियासी पनाह भी ले सकते हैं, सऊदी अरब या किसी दूसरे दोस्त मुल्क में भी जा सकते हैं, या फिर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन, सीधा पाकिस्तान आ जाएं। अच्छा, अगर वो तीसरा ऑप्शन अवेल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि सीधे पाकिस्तान आ जाएं, तो फिर सियासी मंजरनामा यकीनी तौर पर बदल सकता है और PDM की जो कमज़ोर तहरीक है उसमें यकीनी तौर पर जान पड़ सकती है। लेकिन मुश्किल क्या, मुश्किल है कि पाकिस्तान आने के तसव्वुर से ही मियाँ साहब की जान निकल जाती है। इसलिए ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि समझ लें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अच्छा, मुश्किल से मुझे याद आया कि नून लीग की नायब सदर अपनी पार्टी को खुद कैसे मुश्किल में डाले हुए हैं। सेनेटर फैसल जावेद इन्हें अपना खिलाड़ी क्यों करार दे रहे थे, ज़रा देखिए। अच्छा जी, कल फैसल हमारे प्रोग्राम में भी यही बात कहकर गए थे कि गन साफ़ हो जाएगा, यानी इनको इस्तीफ़ों से भी कोई डर नहीं लगता, हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। अब आपने सुना कि क्या कह रहे हैं कि नून लीग की जो नायब सदर हैं वो तहरीक इंसाफ की प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं। देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, नून लीग की नायब सदर तहरीक इंसाफ की तरफ से खेल रही हैं। सच है कि जब से इन्होंने नून लीग की ड्राइविंग सीट संभाली है, पार्टी के हालात ज़रा सोचिए नाज़रीन, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि मरियम के अब्बा जी को मरियम के मशवरे ले डूबे। पहले कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जायदाद नहीं, फिर दुनिया के कोने कोने से इन खातून की जायदादें बरामद होने लगीं। अब ऐसा मालूम होता था कि खुद चाहती थी कि इनके वालिद की जायदादें बरामद हों। फिर कैलेबरी फॉन्ट ने भी इनको मज़ीद फंसा दिया। अब इसलिए नून की नायब सदर को अपनी जमात खुद तबाह करने पर खिराज तहसीन पेश करना तो बनता है। जब कहते हैं गुस्सा ज़्यादा आता है तो फिर अकल पर पत्थर पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता कि इंसान कहना क्या चाहता है और कह क्या जाता है, या क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता, क्या कहना चाहता है लेकिन कर कुछ और जाता है, जब अकल पे पर्दा पड़ जाए। अब एक NRO लेने के लिए नून लीग की आला क़यादत ने खुद अपनी जमात के हालात ख़राब कर दिए। सेनेटर फैसल जावेद ने भी यही कहा ना कि नून लीग NRO चाहती है, और उन्होंने भी ये कहा कि नून लीग खुशी से इस्तीफे दे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कलम हाथ में पकड़ा हुआ है, वो फौरी मंजूर करेंगे। आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल हुकूमत का। इस हुकूमत को गिराने चली थी ये खातून मौलाना फजलुर रहमान साहब। पीपल्स पार्टी ने भी सही पत्ता खेला, सही टाइम पे इनके साथ होश उड़ा दिए बाप बेटी के, मौलाना साहब के। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इनके इस्तीफ़े लतीफ़े क्यों हैं, और मैं आपको इस पर एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। अच्छा, आज इस्तीफ़े देने वाले, ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, लतीफ़ा ही है। आज इस्तीफ़े देने वाले 2 लीगी अरकान असम्बली सेक्रेटरीट पहुँचे और उन्होंने इस्तीफ़ों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। उनका क्या कहना था कि इस्तीफ़े उन्होंने पार्टी की आदत को भेजे, स्पीकर के पास कैसे पहुँच गए। अब ज़रा गौर करें, लीगी अरकान ने इस मामले की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अब दूसरी जानिब ये जो नून लीग की नायब सदर है, इनकी सुने ज़रा, वो क्या कहती हैं कि किसी ने शरारत से हमारे 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े स्पीकर के पास भेज दिए, भले गलती से चले गए। स्पीकर को कहती हूँ कि दोनों अरकान को बुलाएं और इस्तीफ़े मंजूर कर लें।
यानी दोनों अरकान इस्तीफा देना ही नहीं चाहते बेचारे। वो बेचारे अपने कि इस्तीफे वहाँ कैसे पहुँच गए, और ये भी कह रही कि शरारत से पहुँच गए, और साथ कह रही कि मंजूर भी कर लें। यानी ये जो नायब सदर साहिबा हैं ये उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हैं। नून लीग की नायब सदर साहिबा उन बेचारों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हैं। अब ये लतीफ़ा ये ना नाज़रीन, जब रहनुमा ऐसे हों तो फिर एहतजाजी तहरीक का क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए। वही हाल होगा जो PDM का हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने हाथ खींच लिया, इनको दिन में तारे दिखा दिए, और PDM तहरीक को अब बस नून लीग की नायब सदर और मौलाना फजलुर रहमान साहब का सहारा है। ज़रा बिलावल का क्लिप चलाइएगा। बिलावल ने साबित कर दिया कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं और जहानत में अपने बाप से कम नहीं है। मुफाहमत के बादशाह ऐसे तो नहीं कहा जाता ना जरदारी साहब को। और बिलावल ने भी साबित कर दिया कि बहुत समझदार हैं और बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं बिलावल। इसीलिए इन्होंने हर बात का जवाब आपने देखा होगा कि गोल मोल करके दिया, ना हाँ की ना इनकार किया। बहुत मज़े में खेल रहे हैं। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि बिलावल साफ छुपते भी नहीं और खुलकर सामने भी नहीं आते हैं। अब यही वजह है कि नून लीग और JUI बिलावल की तर्ज सियासत देखकर कंफ्यूज हो रही है। कंफ्यूज होना बनता था ना इन लोगों का। यानी ये पीपल्स पार्टी को यूज़ करना चाह रहे थे। पीपल्स पार्टी ने उनको बता दिया कि हम आपके बाप हैं, इस्तेमाल हम आपको कर जाएंगे। और देखें वक्त आने पर कैसे इनको दिन में तारे दिखा दिए। अब सर पकड़ के बैठे हैं बाप बेटी समेत मौलाना। अब यही वजह है कि मौलाना और नून लीग की जो नायब सदर हैं वो इस कश्मकश से निकलने के लिए आज मुलाकात भी उन्होंने की, जिसमें मौलाना साहब ने जरदारी साहब की जेल भरो तहरीक की बात को सेकंड किया। यानी जरदारी साहब की सियासत एक बार फिर सब पर भारी पड़ रही है। और अपोजिशन को याद रखना चाहिए कि वो रियासती इदारों पर भारी पड़ने की कोशिश करेगी तो हल्की हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। अपोजिशन को दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अपनी हार को, अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेना चाहिए, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और बीजेपी गवर्नमेंट की मुस्लिम दुश्मनी भारत में आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच गई है। मोदी जो खुद अपने मुल्क को क्या कहते हैं सेकुलर इंडिया कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। क्या ऐसा होता है सेकुलर मुल्क जहां अक़लियतों को सांस लेने की भी आज़ादी ना हो खुली फ़ज़ा में? तो नरेंद्र मोदी, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हुकूमती पॉलिसी की वजह से भारत अक़लियतों के लिए नफ़रत अंगेज़ी और इम्तियाजी सलूक का मरकज़ बन चुका है। तुम लोग तब्दीली मज़हब से मुतालिक कानून साजी करते हो और इस घटिया तरीन कानून साजी की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भारत में मसाजिद की जो बेहुरमती है, अफसोस के साथ कहूँगी, बहुत दुख होता है, बहुत अजियत होती है। ये जब भी हम इस तरह की खबर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब हाल ही में जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश है वहाँ पे मुसलमानों की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और मस्जिद के हाथे में नारेबाजी की गई। और जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करते हुए झंडे भी लगा दिए। अब नाज़रीन, आपको याद होगा बीजेपी के जो इंतहा पसंद हैं इन्होंने रियासती सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जो मुसलमान मुखालिफ, मजहबी आज़ादी और बैनुल-अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। 1992 का ये जो इक़दाम है ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि बादशाह और दुनिया के दिमागों में आज भी ताज़ा है। बाबरी मस्जिद की शहादत नाम नहाद जमहूरी भारत के मुंह पर आप समझ लें कि वो कालक है जिसकी स्याही कभी नहीं उतरेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, कोई सिलसिले को रोक नहीं सका। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भारत में मुसलमानों की मसाजिद को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अच्छा, मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के ज़रिए भारत में मुसलमानों को बाकायदा खौफज़दा किया जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें वो क्या लिखते हैं कि भारत में मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती जा रही है। अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान ख़ुद को अलग और खौफज़दा महसूस कर रहे हैं। आज मकबूजा कश्मीर में भी नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फ़ौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। जाली मुकाबले, मावरा अदालत हलाकतें और गैर कानूनी हिरासतें काबिज़ भारतीय फ़ौज का बाकायदा एक वतीरा बन चुकी हैं।
इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मजहबी स्कॉलर हैं, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है आपके सामने है। अब भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। बतौर मुसलमान आपको कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता होगा, अज़ियत होती होगी, और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता है कि दुनिया देख रही है, देखकर भी अंधी बनी हुई है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिलसिले को रोकने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भारत में मसाजिद और शायर इस्लाम की मुसलसल बेहुरमती करके मोदी की जालिम हिंदू तवा सरकार ने कई दफा और मुसलसल अपना मुतासब और भयानक चेहरा दिखाया है। और अभी ताज़ा वाक़े के अंदर भी अगर आप सदर पाकिस्तान की ट्वीट करदा उस वीडियो को देखें, जिस तरह बीजेपी के दहशतगर्दों ने मस्जिद का मुहासरा किया हुआ है और अपना पंजा और अपना जमाती झंडा जाके लहराया है, मस्जिद के अंदर वो एंटर हुए हैं, मस्जिद की छत पर वो गए हैं, और खुदा की कसम जब वो मस्जिद के मीनार को शहीद कर रहे थे, गिरा रहे थे, तो ये इतने तकलीफ दे अजियतनाक मनाजिर थे कि इन मनाजिर फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े को ताज़ा कर दिया है और उसी की याद ताज़ा करा दी है। मोदी सरकार के मजालिम अब इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें खड़ी हों। मुझे वो तबका बताएं जो मोदी के मजालिम से बचा हुआ हो। कलकत्ता के अंदर आप देखें तौहीन रिसालत होती है, मुसलमान बाकायदा कानूनी तौर पर स्टेशन जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अलीगढ़ की जामिया के अंदर खवातीन की दुहाइयां हमने सुनी है, और वहां जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया गया वो आपने और हमने सुना। किसानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आप देख रही हैं। इसी तरह खवातीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, अकलियतों के साथ मोदी सरकार जिस तरह का मुतासिबाना रवैया अपनाए हुए है, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन इदारे अब कह रहे हैं कि अकलियतों के लिए हिंदुस्तान महफूज मुल्क नहीं रहा। बरतानवी इदारे ये कह रहे हैं, बरतानिया का वजीर आजम वहां की पार्लियामान के अंदर ये कह रहा है। फिर आप देखिए सिर्फ मसाजिद की मुसलसल बेहुरमती नहीं हो रही, मसाजिद की शहादतें नहीं हो रही, शायर इस्लाम की तौहीन। इस साल मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को ईद नहीं पढ़ने दी गई, अजानों पर पाबंदी, जुम्मा पढ़ने पर पाबंदी, ईद के इज्तिमा पर पाबंदी, तरावी पर पाबंदी। कोरोना के अंदर जो मुसलमान बेचारे शहीद हो रहे हैं उनकी लाशों के साथ बेहुरमती। कौन सा जुल्म है जो हिंदू सरकार ने और मोदी की सरकार जालिम ने न किया हो। वहां हल इसका सिर्फ ये है, अंदरूनी तौर पर सारी अकलियतें खड़ी हो, किसानों का साथ दे, सिखों को खड़ा होना चाहिए, ईसाइयों को खड़ा होना चाहिए, मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। और मैं साथ जिक्र करना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो आज ट्वीट की, बहुत अच्छा किया, आलम इस्लाम को मुतवज्जे किया, काबिल तहसीन है। हमारी वजारत खारजा को चाहिए सिर्फ मुस्लिम शायर और सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब और तमाम अक़लियतों के लिए, तमाम अदियान के लिए ये हिंदू की जालिम सरकार इस वक्त मुतासिबाना, बदतरीन, जालिमाना, गलीज तरीन, भयानक रवैया अपनाए हुए तमाम सफारा को खुतूत लिखने चाहिए, OIC को आगे आना चाहिए, अरब लीग को इक़दाम करना चाहिए, अंदरूनी तौर पर अक़लियतें उठें, बाहर के तौर पर अरब ममालिक और OIC और उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना चाहिए, और इस तरह हिंदू सरकार का और इस मोदी की जालिम हुकूमत का सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, आपका काफ़ी डिटेल पॉइंट आ गया। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने मुफ्ती ज़ुबैर साहब को भी सुना। अच्छा जनरल साहब, अब ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में अक़लियतों के साथ, जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुतासिब कानून साजी के जरिए बाकायदा उनको टारगेट किया जा रहा है, अब ये तमाम वाक़यात दुनिया से ढके छुपे नहीं है, सबके सामने है, लेकिन दुनिया की आंखें क्यों बंद है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई सिलसिले को रोक नहीं रहा। जी पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुफ्ती साहब ने वो तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसको मैं नहीं दोहराता। एक तो आप कह रही थी कि मोदी अपने आप को सेकुलर कहता है, मेरा ख्याल उसने भी अपने आप को सेकुलर कहना बंद कर दिया।
काफी अरसे से मैंने नहीं सुना उसकी जुबान से। जी। और दूसरा ये कि कम से कम दुनिया में अब कोई उनको सेकुलर मुल्क नहीं कहता, कोई भी, उनके दोस्त भी हों, मेरा नहीं ख्याल के। हाँ जी, आपको पता है जो अमेरिका से आवाजें आई हैं, जो ब्रिटेन से आवाजें आई हैं, यूरोपियन यूनियन से आई हैं, और मुसलमान मुल्क तो जानते ही हैं जैसा भी है। दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब वहाँ पर अक़लियतों को खतरा नहीं रहा। किस तरीके के वो इक़दामात कर रहे हैं, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उन्होंने अपने लिए खतरा पैदा कर लिया। क्योंकि देखिए दालित्स बहुत बड़ी तादाद में हिंदू ही हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो भी सामने, आपको पता है, कोई नीचे जात की अगर कोई बच्ची खातून छोटी जात अगर कोई ऐसा काम कर ले, उनके ऐसे इलाके में चली जाए, उनके बर्तन में पानी पी ले या किसी से शादी का इरादा करे तो उसको जिंदा जला देते हैं। क्रिश्चियन के साथ जो कर रहे हैं, उनकी जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनको आपको पता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो अब खुद ही अपने आप को काटने पर तुले हुए, और अनकरीब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं। क्योंकि ये जो अक़लियतें हैं ये अगर जुड़ जाएं जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक जम्मे गफीर बन जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कुछ जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि हमारी वजारत खारजा को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले, इससे भी ज़्यादा और मुख्तलिफ उन पर लेकर जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने आप को, वहाँ की अक़लियतें जो हैं, और वो खुद डिफेंड करें, और दुनिया फिर उनकी मदद को शायद आ जाए जो जिस तरीके से भी ये मुमकिन है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, हुकूमत को, हमारी हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि इन चीज़ों से मुतासर होकर या इन चीज़ों से इंस्टिगेट होकर हमारे मुल्क में कहीं ये कोई अक़लियतों के जो टेम्पल्स हैं या इबादत गाहें उनके ख़िलाफ़ ना कोई इक़दाम उठाएं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है और वैसे अखलाकियात के तौर पे भी गलत है। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिएक्शन अगर ये हो जाए तो फिर हमारी अखलाकी जो जवाज़ है बात को आगे पहुँचाने का वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें, बाकी दुनिया ने क्या करना है, दुनिया कुछ नहीं करती, कभी भी नहीं करती। उनका कोई वो जो कहते हैं कि ये दुनिया का ज़मीर, कोई ज़मीर है तमाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। हमें वो काम करते रहना चाहिए, उनको अवेयर करते रहना चाहिए। वहाँ से आवाज़ें उठती रहेंगी उनकी सिविल सोसाइटी से, बहुत कम गवर्नमेंट हैं जो इस किस्म का वो करेंगी, और हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका रिएक्शन नेगेटिव जो है वो हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जनरल साहब, आपने एक बात अभी जो की, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया कि हमारे ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं साथ ऐड करना चाहूँगी, आप भी एग्री करेंगे, मुफ्ती साहब भी, देखने वाले नाजरीन भी, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक़लियतें खुद को महफूज तस्वुर करती हैं, लेकिन भारत में ना जाने पता नहीं कौन सा कुछ जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ, आज मैं दोहराऊंगी अपने अल्फाज मुफ्ती साहब, कि जो हम दिन मनाते हैं, आए दिन मनाए जाते हैं बड़े बड़े ममालिक कि जी ये इंसानी हुकूक के लिए हम दिन मना रहे हैं, इंसानी हुकूक के बड़े चैम्पियन बने होते हैं, लंबरदार बने होते हैं। ये दिन मनाने तो फिर ड्रामे हैं ना, ड्रामेबाजी हैं, ये भी बंद कर देने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप अमल नहीं कर रहे उन चीज़ों पे कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कहाँ नहीं हो रही। ये भारत में आप देख लें, क्या वो इंसान नहीं है जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सिख वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, जो दलित हैं उनकी निचली जात पात जो उनमें कॉन्सेप्ट है, तो ये इनको क्यों नज़र नहीं आ रहा है। कश्मीर आप देख लें, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, तो ये दिन मनाना, ये सिर्फ ये बस ये हमारे इदारे हैं, वो काम तो करते ही नहीं इंसानों के लिए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की जो बदतरीन खिलाफ वर्जी वाला मुल्क है वो हिंदुस्तान है। ये बात मैं नहीं कह रहा इस बुनियाद पर कि मैं चूंकि पाकिस्तानी हूँ और चूंकि इस बुनियाद पर नहीं, ये तो अमेरिकन इदारे कह रहे हैं कि भाई अकलियतों के लिए ये महफूज मुल्क नहीं रहा। ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, बरतानवी इदारे कह रहे हैं, ये गैर मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं, और फिर कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर तब्दील हो चुका है। और अभी जो जनरल साहब ने बात की कि इस मस्जिद की मध्य प्रदेश के अंदर जो मस्जिद के साथ ताजा बेहुरमती का वाकया हुआ, उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ इबादत गाहों पर हमले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम तो खुद इसके अलमबरदार हैं। कुरान करीम, अहादीस तजर्बा, इस्लाम जा बजा इसके भरपूर किस्म के ताकीदी तरगीबी अहकाम देते हैं कि किसी की इबादत गाह को न छेड़ा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने, ज़िम्मियों को, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बार बार हुक्म इरशाद फरमाया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम की स्टेटमेंट्स उठा लें, हमारे यहाँ इस तरह का मसला नहीं। बल्कि मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ,
अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान के अंदर किसी गिरजे, किसी मंदिर पर कोई हमला होता है तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं इसके पीछे भी राह का खतरा है, इसके पीछे भी हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का खतरा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पर इस तरह के वाकयात मौजूद हैं कि राह और हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान के अंदर फसादात फैलाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है हिंदुस्तान के अंदर, आपने कहा एनजीओ हमारे कतबे बरदार, इंसानी हुकूक के अलम बरदार, क्यों उनको नजर नहीं आता? गांव खुशी पर कितने मुसलमानों को शहीद किया गया, कुर्बानी के फरीजे पर कितने मुसलमानों को शहीद किया गया। हिंदू तबाह और कई बीजेपी के दहशतगर्द ईद के मौका पर दाएं बाएं की नालियों को जा करके चेक कर रहे होते हैं, कहीं कोई जानवर का खून तो नहीं निकल आ रहा। और फिर हमने क्या वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं देखी? अगर किसी मुसलमान ने कुर्बानी की है तो उसको पकड़ कर चौक पर ला करके किस तरीके से उन दहशतगर्दों ने उस निहत्ते इकलौते मुसलमान को मार मार करके कत्ल कर दिया। कोई एक वाकया है, सैकड़ों वाकयात रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। मसाजिद की अफसोस इस बात के मुफ्ती साहब की इन वाकयात के बाद भी कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मुझे जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट चाहिए। जी जनरल साहब, कश्मीर के हवाले से जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में आए दिन इस तरह के वाकयात होते, सर्च ऑपरेशन के नाम पे जाके घरों में अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। अभी भी हाल ही में सर्च ऑपरेशन के नाम पे भारतीय फौज ने एक घर पे जाके फायरिंग की और 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। अब पाकिस्तान भी खुलकर बात कर रहा है कश्मीर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, उन्होंने पुराने वज़ीर आज़म से मेरे ख्याल से बेहतर किरदार अदा किया, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना चाहिए हमें, गवर्नमेंट को और मजीद क्या करना चाहिए कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए? जी देखें, आपने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान भी खुलकर बात कर रहा है, तो इसको मैं सिर्फ ये अगर कह दूं कि सिर्फ बात ही कर रहा है तो आपका जो सवाल है वो पूरा उसका जवाब जो है ना, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज आप जरा आप थोड़ा गाइड कीजिए कि मजीद क्या किया जा सकता है। जनरल साहब, आप यही नजर रखते हैं इश्यूज पर, मजीद क्या किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जब आपके बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा हो तो दूसरों से, गैरों से शिकायतें करना और मोहल्लेदारों को बताना और अगले शहर वालों को बताना कि देखो जी उनके साथ क्या हो रहा है, और खुद कुछ ना करना, ये आपका क्या ख्याल है कि आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी? वो बेचारे जो जुल्म सितम सह रहे हैं आपके वादों की वजह से सह रहे हैं। अगर आपने ये वादा ना किया होता तो शायद वो कदरे आसानी से रह रहे होते, और आप वादा करके उसके बाद सिर्फ दुनिया को बता रहे हैं कि जी देखिए उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। आपको चाहिए कि लॉ फेयर में और आगे बढ़े, जिस तरीके से एक आपने फोल्डर डोजियर तैयार किया और काम करें। आपको चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके मजीद उन सारी चीज़ों का करें। और फिर जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं, मैं अभी कलभूषण की बात कर रहा हूँ, ये जो बलूचिस्तान में हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं, क्या हमें इतना भी करने का हक नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोताही है हुकूमत की या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि जी उन पे हम जुल्म वो होता हुआ देखते रहें और दुनिया के साथ दुनिया को शिकायतें लगाते रहें और खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। ये मुनासिब नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी से मसाइल हल नहीं होते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मजीद इंकशाफात सामने आए और अहम दस्तावेजात नैब के हाथ लग गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं ख्वाजा आसिफ साहब पे आने से पहले मैं जल्दी आपको 2-3 और चीज़ें बता दूं कि आज इस्लामाबाद में क्या कुछ चलता रहा। आज जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तो ये चीज़ भी आ गई है कि नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट कैंसिल करने जा रही है हुकूमत 16 फरवरी को, 15 फरवरी तक पासपोर्ट की उनके पास जो मुद्दत है वो 15 फरवरी तक है। 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, 15 को एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद ये मनसूख कर दिया जाएगा। उसके बाद सोचा जा रहा है कि उनका ID कार्ड भी मनसूख कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो इश्तिहारी हो चुके हैं। उसके बाद हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि उनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो वहाँ पर असाइलम लेते हैं, सियासी पनाह लेते हैं, तो उससे उनका पॉलिटिकल बयानिया जो है वो कमज़ोर होगा। दूसरा जो आज शहर इक़्तिदार की डेवलपमेंट थी वो शायद आप पहले इस पे बात कर रही थी। आगे जाने से पहले जरा मेरे ज़हन में एक सवाल है, यानी रिन्यू करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान? पासपोर्ट एक्सपायर भी होता है, वापस नहीं आएंगे वो? जी बिल्कुल, वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो लंदन में गुजारनी है, और अगर हुकूमत कभी वापस लाने में कामयाब हुई तो ठीक है, वरना
खुद से वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है और उनके ख़ानदान का ये फैसला है। दूसरा जो मामला है वो है दूसरे तरीके से वापस आएंगे, खुद से नहीं आएंगे। ठीक है, ओके जी बिल्कुल। दूसरा जो है वो मरियम सदर साहबा ने जो कहा था कि हमारे लोग वफा की अजीम दास्तान का नाम है, वफा का पहाड़ है, और 2 लोगों को कहा था कि आपके इस्तीफे चाहे गलती से चले गए हुए हैं स्पीकर के पास, लेकिन जब आपको बुलाया जाए तो आपने वहाँ जाकर तस्दीक करनी है। तो मरियम साहिबा के जो जेठ हैं, कैप्टन सफदर साहब के जो भाई हैं सजाद अमान साहब, उन्होंने मरियम साहिबा का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और स्पीकर को कह दिया कि हमने ये इस्तीफे नहीं दिए। तो ये दूसरी डेवलपमेंट हो गई। तीसरी डेवलपमेंट ये है कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मरियम साहिबा जो हैं वो मौलाना फजल रहमान से मिली हैं, गो के अभी तक हमारे पास उसकी अंदरूनी कहानी नहीं है, वो तो हम कल बता पाएंगे। लेकिन असल में इस वक्त जो जान पे बन गई है मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम साहिबा पे कि जो पीपल्स पार्टी उनके साथ किया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अब वो चाहते हैं कि पीपल्स के PDM भी बरकरार रहे और कोई फेस सेविंग भी मिल जाए, तो इस पर बात हो रही है। अब हम आते हैं चौथे इशू के ऊपर, जो कि आपका सवाल भी था ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्योंकि बताया हुआ था पाकिस्तान के इदारों को कि वो दुबई के एक शेख के पास नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से उनको तनख्वाह मिल रही है। अब ये पता चला है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए थे कि दुबई के शेख के पास में नौकरी कर रहा था, उसके जो लेटर लेकर आए थे, उसके जो दस्तावेजात लेकर आए थे, वो मुबैना तौर पर वो जाली हैं और इनको किसी और माध्यम में शायद वो पैसे मिलते रहे। उसकी वजह यह है कि जब भी वो यहाँ पर वज़ीर दिफा थे, वज़ीर ख़ारजा थे, तो यहाँ पर होते हुए वो दुबई के शेख की एक नौकरी कर रहे थे। उनके पास हुनरमंद मजदूर का अकामा था और उनका जो जैसे हमारा भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने हफ्ते में 6 दिन काम करने हैं। लेकिन वो थे तो पाकिस्तान में, वो 6 दिन तो काम नहीं कर रहे थे। ये तनख्वाह किस बात की मिल रही थी? उसके बाद वो एक और लेटर लाए थे अपने दुबई के मालिक से, जिसने कहा था कि ये मेरा मुलाजिम ज़रूर था, लेकिन इसके साथ मेरी तय हुई थी कि ये जो है वो ऑनलाइन मुझे सर्विसेज देगा। और कोविड आने से पहले ही ख्वाजा साहब जो हैं उस दौर में वर्क फ्राम होम कर रहे थे कि ये ऑनलाइन सर्विसेज देंगे, वर्क फ्राम होम करेंगे और मैं इनको यहाँ से तनख्वाह भेजता रहूँगा। अब ये चीज़ देखी जा रही है कि कौन सी ऐसी इनकी खिदमात थी कि यहाँ पे वो वज़ीर दिफा थे, यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा थे और वहाँ पे दुबई के शेख के पास नौकरी भी कर रहे थे, वहाँ जा भी नहीं रहे थे और करोड़ों रुपए इनको क्यों दिए जा रहे थे। तो इस पहलू पे और साथ ही जो इनके फ्रंट मैन हैं उनके अकाउंट में जो उन्होंने पैसे जमा कराए हैं वो पैसे कहाँ से जमा कराए हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें पहलू भी शामिल हो गया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके लिए गो के मुश्किलात तो हैं, लेकिन आज जब वो एहतसाब अदालत में पेश हुए तो वो बहुत फ्रेश थे, बहुत खुश थे और ऐसे लगता है कि तवील मुद्दत के बाद कोई थका हारा शख्स जो है वो पुरसकून सोया हो, तो वो काफ़ी रिलैक्स थे, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, मुझे रात बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, बहुत मुतमईन थे। शायद वजह यह है कि वो भी ये चाहते थे कि वो गिरफ्तार हों ताकि मरियम साहिबा जो आर या पार करना चाह रही हैं, जिस वो रेड लाइन को क्रॉस करवाना चाह रही हैं, तो शायद वो मुतमईन है कि चले मैं इससे तो बच जाऊँगा। वो केस तो आपको पता है यहाँ पे केस बनते हैं, चलते हैं नहीं, ठीक है जी, और फिर उससे निकल आएंगे विक्ट्री का निशान बनाकर। लेकिन वो थे बहुत पुरसकून, सूटेड बूटेड और बड़े फ्रेश। यानी हम कह सकते हैं क्लाइंट में सदीक जान के उनको गिरफ्तारी कबूल थी, लेकिन उनको मरियम का जो हुक्म है या मरियम का प्लान है वो कबूल नहीं था। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त करिए। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। और जाने अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क के चौथे सतून मीडिया का रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज्यादतियां जारी रखे हुए हैं और पैमरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म साहब, आप सलीम बेग जिसके पास ना मुतालिका डिग्री है ना एक्सपीरियंस है, उस शख्स को ओहदे से फौरी हटाएं। जब तक सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर बैठे रहेंगे तब तक हमारा एहतजाज इन काली पट्टियों के साथ जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।